हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। मैं आपका बायोलॉजी टीचर अंकित खासा स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम बायोलॉजी की मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो है ना, उनको बिल्कुल डीपली स्टडी कर रहे हैं। जो नीट की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, या बोर्ड क्लासेस की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सभी के लिए ये जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कंसेप्चुअल वीडियो हम टॉपिक वाइज उठाकर जो है ना, एक एक वीडियो को, एक एक टॉपिक को बिल्कुल डीपली स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी पीडीएफ के लिए चैनल पर आप जो टेलीग्राम है हमारे लिंक में आपको मिल जाएंगे, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इनकी पीडीएफ भी मिल जाएंगी। तो कंसेप्चुअल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो चीज आपको प्लस में मिलती है वो यहाँ पर आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इवोल्यूशन के अंदर ही आता है ये मास एक्सटिंक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता कि मास एक्सटिंक्शन है क्या, एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का तात्पर्य है बेटा, एक्सटिंक्शन का मतलब है कि कोई भी स्पीसीज अगर विलुप्त हो जाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो एक्सटिंक्शन है जब किसी स्पीसीज का विलुप्ति का कोई रीजन हम पढ़ते हैं, उसमें एक्सटिंक्शन में ही पढ़ते हैं। एक्सटिंक्शन यानी कि जब बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है ना एक साथ पे, तो उसको मास एक्सटिंक्शन बोलते हैं। तो हमारी धरती पर आज के टाइम पर जो स्पीसीज आप देख रहे हैं, ये हमेशा से ही ये स्पीसीज नहीं रही है। हमारे से पहले कुछ और अलग टाइप्स की स्पीसीज रहती थी, उनसे पहले कुछ और अलग तरह की स्पीसीज थी। तो इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से हमारी अर्थ पर काफी सारी स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई। एक्सटिंक्शन के कारण भी हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में कि क्यों एक्सटिंक्ट हुई, कौन कौन सी स्पीसीज, कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट हुई हैं उनके हम एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद कौन सी स्पीसीज डेवलप हुई वो पढ़ेंगे, किस टाइम पर वो एक्सटिंक्शन हुए हैं वो हम पढ़ेंगे। डार्विन ने एक ला दिया था बेटा नेचुरल सिलेक्शन का। नेचुरल सिलेक्शन के अंदर डार्विन ने बताया था कि हमारी जो अर्थ है, हमारे जो एटमोस्फियर है, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं टाइम के हिसाब से। उस टाइम के हिसाब से जो चेंजेस हुए हैं ना, तो स्पीसीज अपने आप को डेवलप करती हैं, अडेप्ट करती हैं। इन्वायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंगली स्पीसीज भी क्या चेंज हो जाती हैं, उसको इवोल्यूशन बोलते हैं। नेचुरल सिलेक्शन हो कि नेचर का सिलेक्शन होता है कि स्पीसीज अडेप्टेशन करती हैं, इवोल्व करती है अपने आप को कुछ ऑर्गन्स का यूज डिसयूज करके। तो उसी को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था हमारी अर्थ पर। 5 बार ऐसे मास एक्सटिंक्शन हुए हैं जिसमें 80 70 90 के आसपास स्पीसीज जो है ना खत्म हो गई थी, एक्सटिंक्ट हो गई थी। तो उन मास एक्सटिंक्शन को आज हम थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे। ये आप देख पा रहे बेटा, ये टाइम पीरियड है जहां पर आज हम हैं, वहां से आज से 500 मिलियंस ईयर एगो। ये जो डाटा बेटा ये मिलियंस के अंदर है। 500 मिलियन, 450 मिलियन, 400, 350, 300, 250, 200, 150, 150 और आज का टाइम। तो ये मिलियंस के अंदर ये टाइम पीरियड है। इवोल्यूशन के अंदर आप पढ़ते हैं बेटा 20 बिलियंस ईयर एगो हमारी अर्थ पर क्या है, सॉरी, बिग बैंग एक थ्योरी हुई थी जिसके जिसकी वजह से स्पेस की फॉर्मेशन हुई थी। हम एक अलग से कंसेप्चुअल वीडियो लेकर आएंगे जो कंप्लीट बिग बैंग थ्योरी के ऊपर रहने वाली है कि बिग बैंग थ्योरी की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कि कैसे हुई होगी, कहाँ तक हम उसको एक्सप्लेन कर पाए, कहाँ तक जो है ना उसके एविडेंसेस हैं, और क्या उसके पुख्ता सबूत है, वो सारी चीजें हम देखेंगे उसके अंदर। तो आज से 500 मिलियन ईयर एगो हमारी अर्थ पर जो है ना इनवर्टिब्रेट्स आए थे। इनवर्टिब्रेट्स आज से 500 मिलियन ईयर एगो से पहले डेवलप हो चुके थे। ये वो टाइम पीरियड था बेटा जब हमारी अर्थ पर वर्टिब्रेट्स आना स्टार्ट हुए थे। वर्टिब्रेट्स जो है हमारी अर्थ पर डेवलप हो गए थे 500 मिलियन ईयर एगो, आज से 500 मिलियन ईयर एगो। उस टाइम को क्या बोलते हैं बेटा, उस टाइम को हम बोलते हैं कैम्ब्रियन। जो आज से 500 मिलियन टाइम ईयर एगो का टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं हम कैम्ब्रियन टाइम पीरियड। हमने जैसे आज
आज के टाइम पर हम टाइम को मापते हैं ना कि 2025 चला हुआ है, इससे पहले 2024 था, उससे पहले 2023, 22, 2021, 20, ऐसे ही टाइम को मापते हैं हम जो लॉन्ग टाइम पीरियड है ना उसको मापने के लिए उसका भी कुछ हमने टाइम पीरियड नाम दिया है कि 500 से लेकर और 450 तक हमारे दो टाइम पीरियड आते हैं, जिसके अंदर एक तो हमारा है बेटा कैम्ब्रियन टाइम पीरियड, कैम्ब्रियन टाइम पीरियड ये वाला। दूसरा टाइम पीरियड आता बेटा हमारा ऑर्डोविशियन टाइम पीरियड। तो दूसरा टाइम पीरियड कौन सा था, लगभग लगभग हमारा यहाँ से 550 से अगर हम 450 की तरफ चलते हैं तो 475 के आसपास 475 मिलियन ईयर तक हमारा क्या चला था, कैम्ब्रियन टाइम पीरियड चला था। उसके बाद आया था ऑर्डोविशियन टाइम पीरियड। तो ऑर्डोविशियन टाइम पीरियड के बाद फिर अगर ऐसे ही हम गैप करते चले ना, लगभग हमारा 450 के आसपास 425 के आसपास हमारा आया था सिलूरियन टाइम पीरियड। सिलूरियन के बाद आया बेटा डेवोनियन टाइम पीरियड। डेवोनियन टाइम पीरियड आज से 400 मिलियन ईयर एगो का टाइम पीरियड था। अगर हम 350 से 300 के बीच मानते हैं तो हमारा था बेटा कार्बोनीफेरस। इस टाइम पर हमारी अर्थ पर कार्बन जो है ना, कार्बन और कार्बन से बने हुए जो सब्सटेंस थे वो बहुत ज्यादा थे, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट काफी था। उसके बाद आता बेटा हमारा परमियन टाइम पीरियड जो हमारा 276 के आसपास था, 275 मिलियन के आसपास, यानी कि 300 से 250 के बीच का जो टाइम पीरियड था वो कौन सा था, परमियन। उसके बाद आता बेटा ट्राइएसिक टाइम पीरियड। ये वो टाइम पीरियड था बेटा ट्राइएसिक जहां पर डायनासोर आए थे। डायनासोर्स जो हैं वो डेवलप हुए थे ट्राइएसिक टाइम पीरियड में, ग्रो होना स्टार्ट हुए थे। उसके बाद आते हैं बेटा जुरासिक। जुरासिक में वो काफी डेवलप हो चुके थे। जुरासिक मूवी भी आपने देखी होगी, जुरासिक पार्क। तो जुरासिक टाइम पर डायनासोर डेवलप हो चुके थे काफी, जो आता है हमारा 200 से 250 के बीच का जो टाइम पीरियड था। लेकिन ट्राई जो इसके बाद जो अगला था ना बेटा क्रिटेशियंस टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं उनका जो सबसे सुनहरा टाइम पीरियड था। इस टाइम पर क्रिटेशियन टाइम पीरियड पर जो डायनासोर थे ना वो सबसे ज्यादा थे, किंग थे इस टाइम पर, वो धरती पर राजा थे। तो काफी इनके लिए कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट था इस टाइम पर, जो हम आज से 100 मिलियन से 150 मिलियन के बीच का टाइम पीरियड था। उसके बाद आता बेटा पेलियोजिन टाइम पीरियड, जो हमारा आज से 50 मिलियन के आसपास का जो टाइम पीरियड रहने वाला है। उसके बाद आता बेटा हमारा नियोजिन। नियोजिन टाइम पीरियड हमारा 25 से 20 मिलियन ईयर एगो का टाइम पीरियड था। आज के टाइम पर जो चल रहा है उसको बोलते हैं बेटा हेलोसीन, जो अब एट प्रेजेंट चला हुआ है। हेलोजीन टाइम पीरियड अब चला हुआ है। तो ये कुछ टाइम पीरियड्स हैं, टाइम को मेजर करने के लिए हमने उनको अलग अलग नाम दिया है। मास एक्सटिंक्शन हुए बेटा एक तो 450 के आसपास, ये वाला या जहां पर ये पीक बनती है ना, स्पीसीज का एक्सटिंक्शन दिखाया गया है। ये स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हुआ है जो किस टाइम पर था बेटा, जो ऑर्डोविशियन टाइम पीरियड था ना उसके एंड के टाइम पर है। यहाँ पर ऑर्डोविशियन का जो एंड टाइम पीरियड था ना, पहला मास एक्सटिंक्शन वहां होता है लगभग 450 मिलियंस ईयर एगो। दूसरा होता है बेटा ये वाला लेट डेवोनियन टाइम पीरियड एक्सटिंक्शन, सेकंड एक्सटिंक्शन। ये वाला जो डेवोनियन जो टाइम पीरियड था उसका लास्ट चला हुआ था, उस टाइम पर हुआ था। ये कब हुआ था बेटा, लगभग 375 के आसपास, 370 के आसपास। तीसरा जो मास एक्सटिंक्शन, जो सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन है वो ये है बेटा, सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन ये है क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई थी। ये रहने वाला हमारा लगभग 250 से 260 के आसपास। परमियन का जो टाइम पीरियड था वो एंड होने वाला था उस टाइम पर। परमियन टाइम पीरियड के लास्ट में ये एक्सटिंक्शन हुआ था, थर्ड मास एक्सटिंक्शन। फोर्थ मास एक्सटिंक्शन हुआ आज से 200 मिलियन ईयर एगो, जिसको बोलते हैं एंड ऑफ ट्राइएसिक। इस एंड ऑफ ट्राइएसिक के बाद ही डायनासोर डेवलप हुए थे। इसके बाद ही क्या है, डायनासोर मेन टाइम उनका आया था डेवलपमेंट का। और लास्ट यानी कि फिफ्थ जो आज से सबसे क्लोज है, लगभग 60 या 66 मिलियंस ईयर एगो, जिसको बोलते हैं एंड ऑफ क्रिटेशियस टाइम पीरियड। ये था हमारा फिफ्थ मास एक्सटिंक्शन। तो पहला मास एक्सटिंक्शन कब हुआ, 450 के आसपास, 375 के आसपास सेकंड था लेट डेवोनियन।
थर्ड जो मास एक्सटिंक्शन हुआ आज से 260 मिलियन के आसपास, एंड परमियन का है। फोर्थ मास एक्सटिंक्शन आज से 200 मिलियन, जिसको हम जानते हैं एंड ऑफ ट्राइसिक, और आज से 66 मिलियन ईयर एगो फिफ्थ मास एक्सटिंक्शन हुआ है एंड ऑफ क्रिटेशियन टाइम पीरियड। जो डायनासोर खत्म हुए थे ना, वो हमारा ये फिफ्थ मास एक्सटिंक्शन ही था। इस मास एक्सटिंक्शन के अंदर हमारी धरती से डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे, लेकिन इससे पहले इससे बड़े बड़े मास एक्सटिंक्शन भी हुए हैं बेटा। इनसे बड़े मास एक्सटिंक्शन, 4 मास एक्सटिंक्शन और भी हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन से। पहला जो मास एक्सटिंक्शन था, फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन, इसके अंदर बेटा 85% स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई थी। 85% स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई थी, खत्म हो गई थी, विलुप्त हो गई थी। जिस भी मास एक्सटिंक्शन को हम पढ़ेंगे ना बेटा, सबसे ज्यादा जो अफेक्ट हुआ है ना, वो हुए है एक्वाटिक लाइफ। सबसे ज्यादा एक्वाटिक लाइफ, क्योंकि वो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब रहती है। सबसे ज्यादा जो लाइफ होती है ना, जो स्पीसीज है, जो डाइवर्सिटी है, वो वाटर के अंदर ही पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा जो एक्सटिंक्शन भी हुआ ना, वो पानी के अंदर ही हुआ है। 85% के अंदर से 56% के आसपास जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई है, वो एक्वाटिक थे बेटा। ये टोटल एक्सटिंक्शन था। इसके अंदर से जो 56% स्पीसीज थी ना, वो एक्वाटिक थी। एक्वेटिक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई थी। एक्वेटिक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई थी 56% के आसपास जो स्पीसीज थी। मैरीन सबसे ज्यादा थी इसके अंदर। एक्वाटिक जिसको हम बोलते हैं पानी के अंदर, इनवर्टिब्रेट्स कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे ग्रेप्टोलिट्स एग्जांपल है, या फिर ब्रेचियोपोड्स जो हैं वो एग्जांपल है। ग्रेप्टोलाइट्स, या फिर एग्जांपल है बेटा इसके ब्रेचियोपोड्स, या एग्जांपल थे बेटा इसके कोनोडोन्स। ये कुछ एग्जांपल है स्पीसीज के जो एक्सटिंक्शन हुआ था। इस एक्सटिंक्शन का कारण क्या था बेटा? कोज इसका था जो ऑक्सीजन है ना, वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गई थी, जिससे अर्थ पर काफी सारे इंपैक्ट देखने को मिले। अब वो हुआ कैसे? जो हमारी अर्थ उस टाइम पर थी ना, आज से 500 मिलियन, आज से टाइम पीरियड अगर इसका देखम तो 450 मिलियन ईयर का है। 440 मिलियन ईयर एगो ये मास एक्सटिंक्शन हुआ है। 440 मिलियंस ईयर एगो, MYE। तो टाइम पीरियड कौन सा है? लेट ऑर्डोवियंस टाइम पीरियड है। लेट ऑर्डोवियंस, ऑर्डोवियन खत्म होने वाला ही था जब ये एक्सटिंक्शन हुआ। तो हुआ क्या, हमारी जो अर्थ थी ना, कंप्लीट जो पूरी की पूरी अर्थ थी, अगर मैं अपनी अर्थ बनाता हूं यहाँ पर, जो हमारी अर्थ है, इसके ऊपर इतनी ज्यादा प्लेट्स थी नहीं उस टाइम पर, वाटर ज्यादा था। इस एरिया में अगर हम देखें, यहाँ पर ग्लेशियर थे, आज भी यहाँ पर ग्लेशियर है। लेकिन हुआ क्या बेटा, ये जो आइस है ना, आइस, ये इस तरफ और इस तरफ बढ़ना स्टार्ट होगी। आइस जो थी, बर्फ जो थी, हमारी अर्थ पर फैलना स्टार्ट होगी। जो वाटर लेवल था ना, वो डिक्रीज हो गया। जो ओशियन थे, ओशियंस जो थे, उनका जो लेवल था वो डिक्रीज हो गया। और जो आइस का लेवल था ना, बर्फ का, वो इंक्रीज हो गया। हमारी अर्थ पर आया था उस टाइम पर आइस एज। हर तरफ क्या थी? सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी बेटा। पूरी अर्थ को कवर कर लेती है। तो जो ये समुद्र थे ना, ये जो समुद्र का एरिया था, यहाँ पर भी क्या है? बर्फ ही बर्फ देखने को मिलती थी। तो हर जगह हर वाटर बॉडी जो है वो फ्रीज हो गई थी। तो इस आइस एज की वजह से क्या है, हमारी अर्थ पर 85% स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। हुआ क्या? सबसे पहले खत्म होने वाले कौन से थे? प्लांट्स। प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो गया क्योंकि प्लांट एक्सटिंक्ट हो गए। सबसे पहले क्या है, क्योंकि ये क्या होते हैं बेटा, पोइकिलोथर्मस है वो, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो टेम्परेचर जैसे ही हॉट टेम्परेचर हो गया ना, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर हमारी अर्थ का हो गया था, जिसकी वजह से प्लांट एक्सटिंक्ट हो गए। और प्लांट क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होगा। हमारी अर्थ पर क्या क्या इंपैक्ट हुए ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से? जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हुआ, हमारी अर्थ पर जो एक्वाटिक लाइफ है ना, वो सबसे पहले इफेक्ट हुई। क्योंकि पहली चीज तो एक्सट्रीम कोल्ड हो गया हमारी अर्थ पर।
एक्सट्रीम कोल्ड, जिसकी वजह से क्या है, दूसरा रीजन ऑक्सीजन कम होगी। तो एक्सट्रीम कोल्ड और ऑक्सीजन के डिक्रीज होने की वजह से बहुत सारी स्पीसीज जो थी ऑक्सीजन की कमी में मरना स्टार्ट हो जाती हैं। साथ में फूड की अवेलेबिलिटी भी बहुत कम हो गई थी हमारी अर्थ पर। तो जो कुछ स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई उनके एग्जांपल्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जिसमें ग्रेप्टोप्टाइल्स थे, ब्रेचियोपोड्स थे बेटा, और कोनोडोन्स इसके अंदर लाई करते हैं। 440 मिलियन ईयर एगो ये एक्सटिंक्शन हुआ था। कुछ इस तरह की स्पीसीज उस टाइम पर एक्वाटिक स्पीसीज थी बेटा। ये कुछ एक्वाटिक स्पीसीज आप देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह की स्पीसीज पाई जाती थी। इस तरह की स्पीसीज ये स्पीसीज थी। ये एक्वाटिक लाइफ है बेटा। ये एक्वाटिक प्लांट उस टाइम पर पाए जाते थे। ये फोजाइल्स के अंदर मिले हैं। ये इस तरह का एक फोजाइल मिला है जो उस टाइम पर हमारी अर्थ पर पाया जाता था। ये ब्रोचियोटोड्स जैसा कुछ है। ये राउंड वूम पैरासाइट्स जैसे स्ट्रक्चर है, जिसमें अगर हम फिश की बात करें तो फिश जो थी कॉन्ड्रेस्थीस जो सबसे पहले डेवलप हुई थी। तो ये कॉन्ड्रेस्थीस के अंदर आती है। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, कॉन्ड्रेस्थीस के अंदर ही आती हैं। कुछ इंसेक्ट थे एक्वाटिक इंसेक्ट, जिनको हम क्रिटेशियंस बोलते हैं। तो ये डेवलप हुए थे उस टाइम पर, तो इनका एक्सटिंक्शन हुआ था सबसे ज्यादा। 25% जो जेनेरा था ना, फैमिली थी, वो एक्सटिंक्ट हो गई थी एक्वाटिक की भी। सेकंड मास एक्सटिंक्शन की अगर मैं बात करूं, दूसरी बार जो मास एक्सटिंक्शन हुआ वो कब हुआ था बेटा? वो था आज से 375 मिलियन ईयर एगो। 374 मिलियंस ऑफ एगो, आज से 374 मिलियन ईयर एगो। डेवोनियन टाइम पीरियड चला हुआ था बेटा, लेट डेवोनियन। लेट डेवोनियन, डेवोनियन टाइम पीरियड खत्म होने वाला ही था। लास्ट का टाइम पीरियड उसका चला हुआ था डेवोनियन का। उस टाइम पर दूसरा मास एक्सटिंक्शन हुआ था हमारा, आज से 376 या 374 किलोमीटर मिलियंस ईयर एगो। इसके अंदर क्या बेटा, 75% एक्सटिंक्शन हो गया था स्पीसीज का। इससे पहला हमने फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन पढ़ा जिसमें 85% स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई थी। अब आप एक बार एस्टिमेट लगाइए, आज के टाइम पर हमारी अर्थ पर एस्टिमेटेड स्पीसीज कितनी है? 7 मिलियन, जो रॉबर्ट मे का सिद्धांत था, जो उन्होंने एस्टिमेटेड लगाया है कि 7 मिलियन 70 लाख स्पीसीज है। उसका 80% 85% कर दे तो धरती पर क्या बचेगा? इतनी सारी स्पीसीज खत्म हो गई थी। बहुत ही कम स्पीसीज ऑर्गेनिजम्स बचे थे हमारी धरती पर। 75% दोबारा से एक्सटिंक्शन होगा कुछ मिलियंस ईयर में ही। क्या है, दूसरा मास एक्सटिंक्शन अर्थ को फेस करना पड़ा, जिसमें क्या थोड़ी बहुत स्पीसीज ड्राइव हुई थी, इवोल्व हुई थी। दूसरा मास एक्सटिंक्शन आ जाता है, जिसमें 75% में कौन कौन से थे बेटा? इसके अंदर थे बेटा ब्रेचियोपोड्स। ब्रेचियोपोड्स एग्जांपल्स में आते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स थे। इसके अंदर है बेटा बाइवेल्स। बाइवेल्स कुछ इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जिसमें 2 वाल्व्स होते हैं, और इसके अंदर ऑर्गेनिज्म ऐसे होता है, ये प्रोटेक्टेड होते हैं। इसके अंदर जो हार्ड लेयर होती है, इसके अंदर क्यूटिन की होती है या स्पोरोपोलिन जैसा, जिसमें हम उसमें पढ़ते हैं बेटा इसको एल्गाई के, उसके अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर। तो एक फाइटोप्लैंक्टन्स लाइक स्ट्रक्चर थी इसके अंदर। और थे बेटा सैक्रोटेरिजियंस। सैक्रोटेरिजियंस ये कुछ एग्जांपल्स थे जो उस टाइम पर एक्सटिंक्ट हो गए थे 75% स्पीसीज में। इसका कारण क्या था बेटा? चेंज इन ओशियन केमिस्ट्री। ओशियन केमिस्ट्री चेंज कैसे हुई? हमारी अर्थ पर क्या हो गया, आइस एज आया था। आइस एज में बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई। धीरे धीरे अर्थ पर क्या कुछ एनिमल्स बच गए। प्लांट तो लगभग एक्सटिंक्ट हो चुके थे। अब एनिमल्स क्या रिलीज करते हैं? आप सभी को पता है, प्लांट ऑक्सीजन करते रिलीज, एनिमल्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। एनिमल्स क्या है, ऑटोट्रोफ्स अर्थ पर बहुत ही कम बचे थे। जो दूसरी स्पीसीज बची थी 15% में, उनमें जो है ना 10% से भी ज्यादा कौन थे? एनिमल थे। प्लांट बहुत ही कम बचे हुए थे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ेगा तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग होगी। इससे पहला जो फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन था, आइस एज आया, एकदम से फिर ग्लोबल वार्मिंग आ जाती है। तो कितना सारा इन्वायरमेंटल चेंज आया, डिस्टरबेंस कितना चल रहा है इन्वायरमेंट में। तो ग्लोबल वार्मिंग के बाद
और आइस एज के बाद फिर आती है बेटा ग्लोबल वार्मिंग। ओशियन केमिस्ट्री कैसे चेंज होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है तो एसिड रेन होती है, वोल्केनो एरप्शन होता है। क्योंकि जब हमारी धरती पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जम गई थी ना फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन में, तो जो वोल्केनो है ना वो दब के रह गए थे नीचे, तो एकदम से फटकर बाहर निकलते हैं, वोल्केनो एरप्शन भी होता है सेकेंड मास एक्सटिंक्शन में, जिसमें कुछ गैसेस आती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एसिड रेन की वजह से जो समुद्र का पानी था ना वो चेंज हो जाता है। अब फिर समुद्र का पानी चेंज हुआ तो एक्वाटिक स्पीसीज फिर अफेक्ट होंगी, तो बहुत सारी एक्वाटिक स्पीसीज फिर एक्सटिंक्ट होती हैं। तो 75 में से इसमें तो 50% के आसपास एक्वाटिक स्पीसीज थी। ग्लोबल कूलिंग एकदम से थी, वो वार्मिंग के अंदर चेंज हो जाती है, एकदम से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। एंड सम पॉसिबली वेल वोल्केनोज एक्टिव आर इम्पैक्ट्स फ्रॉम स्पेस। तो वोल्केनो इरप्शन, ओशियन एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग और साथ में स्पेस से कुछ मेट्रोइड्स हमारी धरती पर गिर रहे थे। तो ये चेंजेस उस टाइम पर हमारी अर्थ पर हुए। मेन चेंजेस क्या था, आइस एज के बाद एकदम से आइस एज के बाद एकदम से ग्लोबल वार्मिंग हुई, वोल्केनो इरप्शन हुआ, एसिड रेन हुई, समुद्र का पानी चेंज हो गया, इन्वायरमेंट में टेम्परेचर भी चेंज हो गया, जिसकी वजह से ये स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई। कुछ एग्जाम्पल है बेटा, ये एक्वाटिक फिश है, कुछ इस तरह के जो है बाइवेल्स, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, कुछ इस तरह की स्पीसीज थी, इस तरह की, ये इस तरह की स्पीसीज, ब्रोंचोइल्स जो आप ये एग्जांपल देख पा रहे हैं, ब्रोंचीपोड्स जो है ये ब्रोंचीपोड्स का एग्जांपल है, ये बाइवोल्स। और ये एक्वाटिक फिश जो आप देख रहे हैं सैक्रेप्टोफाइजिन्स, ये मछली जो थी उस टाइम पर डेवलप थी, कॉन्ड्रिस्थेस के बाद ओस्टिस्थेस डेवलप हो चुकी थी। जो एक्सटिंक्ट हुई इस टाइम पर, ये सेकंड मास एक्सटिंक्शन था जिसमें 75% स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। उसके बाद आया बेटा तीसरा मास एक्सटिंक्शन, थर्ड मास एक्सटिंक्शन, ये सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन था। हमारी अर्थ पर सबसे ज्यादा जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई है ना इस थर्ड मास एक्सटिंक्शन के अंदर हुई है बेटा। कितने परसेंट, 95% स्पीसीज, 95% धरती पर जितनी भी स्पीसीज थी उनका 95% एक्सटिंक्शन हो गया। अगर एक चीज सोचिए, अगर 100% एकदम से एक्सटिंक्ट हो जाती, 100% स्पीसीज अगर एक्सटिंक्ट हो जाती तो फिर अर्थ पर क्या होता। अगर 5% स्पीसीज भी ना बचती तो कंप्लीट जीरो से दोबारा स्टार्ट करना पड़ता। हमारी अर्थ पर जो इवोल्यूशन है, हम लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ के ऊपर एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आप पढ़ेंगे कि अर्थ पर स्पीसीज आई कैसे, लाइफ आई कैसे। वो आई थी बेटा आज से 3 बिलियन ईयर एगो, 3 बिलियन की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरा मास एक्सटिंक्शन कौन सा मास एक्सटिंक्शन था बेटा, ये था परमियन का, जो आज से 250 मिलियन ईयर एगो था। मैं बात कर रहा हूं 3 बिलियन ईयर एगो अर्थ पर लाइफ आई थी, वहां से 3 बिलियन से 250 मिलियन ईयर तक आते आते हमारी अर्थ पर इतना सारा वेरिएशन हुआ था स्पीसीज का। अगर इस टाइम पर 100% खत्म हो जाती तो वापस इवोल्यूशन होने में कितना टाइम लगता, वही 2 से 3 मिलियन, 2 से 3 बिलियन, 2 से 3 बिलियन ईयर्स फिर लग जाते इसको इवोल्व होने में। हाँ, इन्वायरमेंटल चेंजेस इतने ज्यादा नहीं होते क्योंकि जो एटमोस्फियर था वो स्टेबल हो चुका था, 3 बिलियन ईयर अगो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं था। तो 2 से 3 नहीं तो लगभग 1 बिलियन ईयर तो लग ही जाते, 1 बिलियन ईयर्स, 1 बिलियन ईयर्स भी लग जाते। तो आज के टाइम पर अर्थ पर ह्यूमंस नहीं होती क्योंकि यहाँ पर 5% स्पीसीज बच गई, तो उन्हीं ने वेरिएशन करके जल्दी स्पीसीज जो है ना वेरिएशन लेकर आए, और ज्यादा वेरिएशन एकदम से आने की वजह से स्पेसिएशन हुआ और काफी सारी स्पीसीज अर्थ पर आ गई। तो सबसे बड़ा एक्सटिंक्शन था ये तीसरा मास एक्सटिंक्शन। कब हुआ, आज से 250 मिलियन ईयर एगो ये एक्सटिंक्शन हुआ था, जिसमें 95% के अंदर से 70% स्पीसीज कौन सी थी, एक्वाटिक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई थी। अर्थ का 95% ही एक्सटिंक्ट हो गया था, ये समझ कर चलो। इस मास एक्सटिंक्शन के अंदर जो मेन स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने वाली है कौन कौन सी बेटा, इसके अंदर है डाइमेट्रोडोन्स, डाइमेट्रोडोन्स,
डाइमेट्रोडोन्स एक्सटिंक्ट होने वाली स्पीसीज हैं। इसके अंदर और कौन सी है बेटा, एस्टर मेनियोसोर्स, और इसके अंदर बेटा ओर्थेनोकेंथस, इसके अंदर है बेटा ट्राइलोब्स, इसके अंदर है बेटा मोस्कैचोप्स। ये एक्सटिंक्ट स्पीसीज के एग्जांपल है कुछ। ये जिनेरा थे जो सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो गए थे बेटा 95%। इसका जो रीजन था ना एक्सटिंक्ट होने का, वो था मैसिव वोल्केनो एक्टिविटीज और ग्रीन हाउस गैस रिलीज। जैसे दूसरा मास एक्सटिंक्शन था जिसमें वोल्केनो इरेप्शन हुआ, तो उससे जो एसिड रेन हुई ना, तो समुद्र का पानी एसिडिक हो गया था, जिससे 75% स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई थी। सेकंड मास एक्सटिंक्शन 375 मिलियन ईयर एगो। उसके बाद धीरे धीरे स्पीसीज इवॉल्व हुई। एटमोस्फियर के अंदर वोल्केनो इरप्शन लगातार चल रहा था, तो हमारी अर्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही थी, जिसकी वजह से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हुई। हमारी अर्थ पर इतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हुई, टेम्परेचर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हाई होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से ये 95% स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई थी। उस टाइम पर मैमल्स डेवलप नहीं हुए थे बेटा। अगर मैं इस टाइम पीरियड की मैं बात करूं, उस टाइम पर मैमल्स डेवलप नहीं हुए थे, बर्ड्स भी डेवलप नहीं हुए थे। और बर्ड और मैमल क्या कर सकते हैं, बर्ड्स और जो मैमल है ना, बर्ड्स और मैमल बहुत ही मिनिमम स्पीसीज थी इनकी, बर्ड्स की और मैमल्स की। इसी वजह से 5% स्पीसीज बच गई, क्योंकि ये क्या है, ये वार्म ब्लड होती हैं। वार्म ब्लड होम्योथर्मस, जो इन्वायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करते। कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जो कोल्ड ब्लडेड है, जिनके पास हार्ट चैम्बर एक होता है या दो होते हैं या तीन होते हैं। जिसके पास हार्ट चैम्बर चार है ना, जैसे मैमल्स और बर्ड, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते थे। एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर होने की वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गई। कुछ एक्सटिंक्ट होने वाली स्पीसीज थी, कुछ इस तरह की एक्वाटिक स्पीसीज थी बेटा, कुछ इस तरह की आपको दिख रही है रेप्टाइल्स की स्पीसीज है, एम्फीबियन सॉरी, एम्फीबियंस है। ये रेप्टाइल है, ये रेप्टाइल है, डायनासोर के जैसा लग रहा है ना ये। एक ये यहाँ पर आपको दिख रहा डायनासोर, सैलमेंडर का जो ये वो पूर्वज, ये एक्सटिंक्ट हो गए थे। उसके बाद है बेटा फोर्थ मास एक्सटिंक्शन, जिसके अंदर 80% स्पीसीज एक बार फिर एक्सटिंक्ट हो गई। 80% स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई टोटल, जिसके अंदर ये कुछ स्पीसीज हैं। ये टाइम पीरियड था बेटा 200 मिलियन का, 200 मिलियन ईयर एगो। जुरासिक टाइम पीरियड उस टाइम पर चला हुआ था, जुरासिक टाइम पीरियड, जुरासिक पार्क जिसको बोलते हैं, डायनासोर का टाइम पीरियड। लेकिन डायनासोर इसमें एक्सटिंक्ट नहीं हुए थे, घबराओ मत, अभी डायनासोर का टाइम नहीं आया है। अभी तो डायनासोर को डेवलप होना बहुत ज्यादा, इस एक्सटिंक्शन के बाद ही डायनासोर डेवलप हुए थे। ये जब एक्सटिंक्शन खत्म हुआ, तो इस एक्सटिंक्शन के बाद ही डायनासोर का जो सबसे बेस्ट टाइम पीरियड माना जाता है, वो 200 मिलियन के बाद ही डेवलप हुए थे। डायनासोर आज से 266 मिलियन ईयर एगो डेवलप होना स्टार्ट हुए थे, और एक्सटिंक्ट ये जाकर कब हुए हैं, 66 मिलियन पर। इसके बीच का टाइम पीरियड अभी तो ये 200 मिलियन, यहाँ पर ये एक्सटिंक्ट नहीं होते। तो जुरासिक टाइम पीरियड के अंदर जो एक्सटिंक्ट होने वाली स्पीसीज थी, उनके अंदर कुछ थे बेटा, जिसके अंदर थाइयोसोर्स थे, डायनासोर की ही कुछ एक प्रजाति थी, लेकिन डायनासोर सारे खत्म नहीं हुए थे। इसके अंदर थे बेटा पेडल फाइन प्लेसियोसोर्स, एक ऐसी फिन थी, एक ऐसी मछली थी जिसके पास हार्ड फिन्स पाए जाते थे। फाइटोप्लैंक्टन्स थे, पानी के अंदर छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स, या बहुत सारी ऐसी स्पीसीज थी जो जिसमें फ्रॉग है, सैलमेंडर है, या फिर इसके अंदर टर्टल्स हैं, स्नेक है, स्पाइडर है, ग्रास होपर है। इनकी भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई थी, क्योंकि ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। रीजन इसका भी सेम बेटा ग्लोबल वार्मिंग था, साथ में ओशियन एसिडिफिकेशन। ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ में जो सेकंड मास एक्सटिंक्शन का कारण था ना, ओशियन की केमिस्ट्री चेंज हुई थी। वैसे ही ओशियन क्या एसिड हो गया था इस टाइम पर, ये भी एसिड रेन की वजह से ही हुआ था, एसिड रेन। पहला मास एक्सटिंक्शन आइस एज की वजह से हुआ था। दूसरा मास एक्सटिंक्शन ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो गई थी, ओशियन की केमिस्ट्री चेंज हो गई थी, कुछ मेट्रोइड्स गिर रहे थे।
तीसरा मास एक्सटिंक्शन जो एक्सट्रीम टेम्परेचर हाई हो गया था ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और फोर्थ मास एक्सटिंक्शन ओशियन एसिडिफिकेशन, साथ में ग्लोबल वार्मिंग। तो ये कारण थे चार मास एक्सटिंक्शन के, आज से 200 मिलियन ईयर एगो हुआ। इसके अंदर जो स्पीसीज खत्म हुई थी, डॉल्फिन जैसी कुछ मछली होती थी बेटा जो एक्सटिंक्ट हो गई थी। कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स थे, छोटे छोटे ग्रीन एल्गाई जैसे सैलमेंडर और फ्रॉग जैसी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई थी। और इस तरह से कुछ सोर्स थे जो पानी में रहने वाले डायनासोर थे, वो एक्सटिंक्ट हुई। एक्वाटिक स्पीसीज में पहले ही बता कर आया हूँ सबसे ज्यादा एक्सटिंक्ट हुई थी हर मास एक्सटिंक्शन के अंदर। तो ये एक्वाटिक डायनासोर थे, ये फ्रॉग सैलमेंडर वगैरह थे। इस तरह की एक्वाटिक फिश थी जो ओस्टिस के अंदर आती हैं। ये फाइटोप्लैंक्टन से एक्सटिंक्ट हो गए थे। उसके बाद आता बेटा सबसे जो इंटरेस्टिंग, जिसको सभी जानते हैं, डायनासोर का एक्सटिंक्शन, फिफ्थ मास एक्सटिंक्शन। और अगर ये मास एक्सटिंक्शन नहीं होता तो आज धरती पर मैमल्स भी नहीं होते। जो मैमल्स का टाइम पीरियड चला हुआ, ह्यूमंस का जो टाइम पीरियड चला हुआ, वो भी नहीं होता अगर ये मास एक्सटिंक्शन नहीं होता तो ये रिस्पॉन्सिबल है जिससे मैमल्स डेवलप हुए थे। फिफ्थ मास एक्सटिंक्शन के बाद जो डेवलप होने वाली स्पीसीज थी ना, उनमें दो मेन स्पीसीज थी, दो मेन ग्रुप थी, दो मेन क्लासेस थी, जिसमें एक बर्ड्स थे एक मैमल्स। तो एवियंस और मैमल्स ये दो स्टार्ट हुए थे, ये दो डेवलप हुए थे, बर्ड्स और मैमल्स ग्रो हुए थे, मैच्योर हुए थे, डेवलप हुए थे, किंग ऑफ अर्थ यही थे। तो इस मास एक्सटिंक्शन के अंदर लगभग लगभग 76% स्पीसीज इसमें भी एक्सटिंक्ट हो गई थी बेटा, जिसके अंदर नॉन एवियन डायनासोर है। नॉन एवियन कौन से बेटा? बिना उड़ने वाले। एवियन कौन से होते हैं? उड़ने वाले डायनासोर। तो जो डायनासोर उड़ते हैं वो भी एक्सटिंक्ट हो गए थे, लेकिन मैक्सिमम नॉन एवियंस खत्म हुए थे। जो एवियन डायनासोर बच गए ना, देखो नॉन एवियन तो एक्सटिंक्ट हो गई, इसके अंदर क्या है, नॉन एवियन डायनासोर्स तो खत्म हो गए। अब जो बचे एवियन सोर्स, वो इतने बड़े नहीं थे, ये बर्ड्स में कन्वर्ट हुए। इसलिए तो हम पढ़ते हैं ना, बर्ड्स वाला जो ग्रुप है, जो क्लास है, उसको पढ़ते हैं एव्स में। तो वहीं से आया वो एव्स, कहां से आया है? एवियन से आया है। एवियन का मतलब होता है उड़ने वाली। एव्स के अंदर जो बर्ड्स आते हैं एवियन सोर्स। ये हुआ था बेटा आज से 60, यहां पर ये 66 मिलियन ईयर एगो, आज से 66 मिलियन ईयर एगो क्रिटेशियंस का टाइम पीरियड था बेटा। ये क्रिटेशियस टाइम पीरियड था आज से 66 मिलियन ईयर एगो, जिसमें डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे। या इसके अंदर कुछ और स्पीसीज थे, जैसे बाइवेल्स थे जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स थे, जिसके अंदर ग्रायोफेज थे, या फिर एक्जोगायरा थे, या इसके अंदर थे बेटा इनोसियन माइट्स थे, या फिर फ्लाइंग रेप्टाइल्स थे, उड़ने वाले सोर्स, एवियन सोर्स। ये एक्सटिंक्ट हो गए थे। इसका जो रिस्पॉन्स, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल था वो था बेटा एक मैसिव एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट था। धरती पर एक एस्ट्रॉइड आकर टकराया था। इसका नाम भी एग्जाम में आ जाता है, ये इसका नाम है बेटा, इसका नाम क्या था? चिक्सिलब इम्पैक्टर्स। ये अर्थ पर आकर टकराया था। इसके बारे में अगर और जानकारी हम देखें तो ये जो मेट्रोइड था ना, लगभग 10 किलोमीटर डायमीटर का था। 10 किलोमीटर इसका डायमीटर था, 10 किलोमीटर बड़ा ये डायमीटर था। मेक्सिको के जो फॉरेस्ट है ना, उनके आसपास ये गिरा था। और वहां पर गिरने के बाद जो इसका इम्पैक्ट हुआ था ना, वो इम्पैक्ट था बेटा 25 केजी के आसपास, या इससे ज्यादा, मोर देन 25 केजी। इतनी वेट की जो स्पीसीज थी ना, सभी एक्सटिंक्ट हो गई थी, सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो गई थी। लगभग 25 किलो एक जो वेट की स्पीसीज थी ना, जो ऑर्गेनिजम्स थे, या उससे ज्यादा के जितने भी थे, वो सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो गए थे। और जो टी रेक्स हम पढ़ते हैं ना, टैरनोसोरस, टैरनोसोरस जो हम पढ़ते हैं, डायनासोर था बेटा ये, जो कार्निवोर्स था, मांसाहारी था, जो अर्थ की बहुत सारी स्पीसीज को मारकर खा रहा था उस टाइम पर। तबाही सबसे ज्यादा इसी ने मचाई थी। तो इसका जो अंडा होता है ना, एग, क्योंकि ये रेप्टाइल अंडे देते हैं, वो 25 केजी का होता है, 25 किलो का।
एस्टिमेट लगाया गया है कि वो 25 केजी का था। तो जो नेचर ने जो बदलाव करना था ना, जो ये मास एक्सटिंक्शन था, कि ये अगर जिंदा रहेगा तो ये अर्थ पर दूसरी स्पीसीज को जिंदा नहीं रहने देगा, तो इसको खत्म करना था। इसको खत्म करना तो पूरी नस्ल को ही खत्म करना, तो इसके एग तक को खत्म कर दिया था नेचर ने। इतना एक्यूरेट इसका सिलेक्शन था। इसी को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन। तो ये सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन था जिसके अंदर डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे। ये कुछ स्पीसीज है बेटा, ये कुछ एक्सटिंक्शन था, ये क्रेटेशियन टाइम पर। ये कुछ इस तरह का मेट्रोइड्स जो था ना, एस्ट्रॉइड हमारी अर्थ पर आकर टकराया था, और इसके टकराव की वजह से अर्थ पर कई किलोमीटर ऊपर तक जो है ना एक्सप्लोजन गया था इसका, एक्सप्लोजन गया था। और इसकी जो लाइटनिंग थी ना, जब ये टकराया अर्थ पर, जब तारा टूटता तो उसके उस, जब हमारी अर्थ पर कोई मेटेरोइड आता है ना, तो उसके अर्थ के फ्रिक्शन की वजह से, एयर के फ्रिक्शन की वजह से वो सारा का सारा बर्न हो जाता है, जल जाता है, जिसके अंदर से लाइट एमिट होती है, लाइट निकलती है। ये तो बिना जले 10 किलोमीटर के डायमीटर का हमारी अर्थ पर आकर गिरा था। तो इसके अंदर से जो लाइट निकली थी ना, बताते उस टाइम पर जो डायनासोर या फिर जो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते थे और जिन्होंने इस एक्सप्लोजन को देखा, तो इसके एक्सप्लोजन होने से पहले ही वो अंधे हो गए थे। इतनी ज्यादा लाइट एनर्जी इसके अंदर से एमिट हो रही थी कि जिस स्पीसीज ने भी उसको देखा वो सारे अंधे हो गए थे। दूसरी बात, इसके जो मेट्रो, इसके जो टुकड़े थे ना आर्ट पर टकराने के बाद, वो कई किलोमीटर, कई हजार किलोमीटर ऊपर तक, 800 900 या 1000 किलोमीटर ऊपर तक इसके जो टुकड़े थे ना, वो स्पेस में फैले थे। फिर वो जब वापस गिरे तो क्या है, उनमें फिर से फायर लगी बेटा, फिर से आग लग गई। तो छोटे छोटे स्टोन जब वापस गिरे थे जलते हुए, तो जो बर्ड्स उड़ रहे थे ना यहाँ पर, जो यहाँ पर बर्ड्स उड़ रहे थे, बर्ड्स के डायनासोर जो एवियन सोर्स थे, जो उड़ने वाले डायनासोर थे, उनके विंग्स पर, उनकी बॉडी पर ये गिर रहे थे, तो वो भी सारे के सारे मर गए थे। प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो गए थे सारे ही, लगभग मैक्सिमम, इस इम्पैक्ट की वजह से। और फिर जो स्ट्रोम आया ना अर्थ पर, उसने ऐसी तबाही मचाई अर्थ पर, कई हजार सालों तक अर्थ के ऊपर जो डार्कनेस थी ना, जो क्लाउड्स थे, उनकी वजह से सनलाइट नहीं पहुंच पाई थी हजारों साल तक। तो इतना ज्यादा अंधेरा रहा था। लेकिन फायदा इस चीज का किसने उठाया? जो छोटे छोटे मैमल्स होते थे ना, मैमल्स जो थे, जैसे रेट लाइक मैमल्स थे, रेट थे, मंगूस थे, ये अर्थ के अंदर घुस गए। बाहर निकलते इनकी जो बॉडी पोस्चर पड़े हुए थे, उनको खाते पीते और वापस अर्थ के अंदर घुस जाते थे, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर सर्वाइवल के लिए स्टेबल नहीं था। तो ये बिल बना के और मिट्टी के अंदर, अर्थ के अंदर जहां पर टेम्परेचर थोड़ा कम था वहां छुप गए, तो ये वहां से बच गए। और फिर इन्हीं से डेवलप हुई नई स्पीसीज मैमल्स की, जिनको आज जो तुम, टाइगर है, लायन है, एलिफेंट है, जिराफ है, ये मैमल्स की स्पीसीज जो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम हाइट में भी, वेट में भी और ताकतवर भी है, ह्यूमन से, ये भी मैमल्स में। लेकिन इनके मुकाबले अगर हम टीरेक्स को देखें, तो ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। एक्सटिंक्ट होने वाले जो एवियन सोर्स थे ना, वही है बेटा, एवियन सोर्स जो एक्सटिंक्ट हुए थे कुछ इस तरह के दिखाई देते थे। अगर हम बात करें टीरेक्स की, तो ये है बेटा टायरनोसोर्स, ये है हमारा टीरेक्स टायरनोसोर्स, जो उस टाइम पर एक्सटिंक्ट हुआ था। इसके जो बच्चे भी थे ना, इसके जो अंडे भी थे, उनका भी वेट क्या था बेटा, 25 kg के आसपास था, जो एक्सटिंक्ट हुए थे। आज तक धरती पे इनसे ज्यादा बाइट फोर्स किसी के जबड़े का नहीं है। जो बाइट फोर्स है ना, किसी चीज को चबाने का, तोड़ने का, वो सबसे ज्यादा जो ताकतवर जबड़ा था वो इसी का था बेटा, टायरनोसोर्स का ही था। ये मांसाहारी था। अगर टोटल हम बात करें डायनासोर की, जितने भी डायनासोर एग्जिस्ट करते थे धरती पे, उसके 2% ही ऐसे थे जो कार्निवोर्स थे। बाकी जो 98% स्पीसीज थी वो हर्बीवोर्स थी। तो आतंक तो इसी का था, टीरेक्स का। 2% के अंदर यही आता था, एक्सटिंक्ट तो यही करा था स्पीसीज को, तो खतरनाक तो यही था। बाकी 98% तो हर्बीवोर्स थे, वो भी मारे गए बेचारे इसके अंदर। कुछ इस तरह का एक आर्चोप्टेरिक्स था।
आर्चियोप्टेरिक्स जो है इसको लिंकर ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, ये भी एक्सटिंक्ट हो गया था। इसका इसका जो स्केलेटन है ना वो मिला। इसके पास क्या है, इसके पास बीक है बेटा, चोंच है बर्ड्स की तरह, लेकिन बर्ड्स के पास बीक के अंदर टिथ नहीं मिलती, इसके पास टिथ भी है रेप्टाइल्स की तरह। इसके पास फीदर्स है, पंख है, ऐसे पंख है, लेकिन फीदर्स के ऊपर क्लाउज है, पंजे भी हैं, जो रेप्टाइल्स की करेक्टरिस्टिक्स है। इसके पास बोन्स जो है ना वो होलो नहीं है, बर्ड्स की तरह नहीं है, रेप्टाइल की तरह है, लेकिन विंग्स है, फीदर्स है, तो दोनों की करेक्टरिस्टिक मिलती है इसके अंदर। तो ये लिंकर ऑर्गेनिज्म है, लिंकर है, बर्ड्स का रेप्टाइल के बीच का ऑर्गेनिज्म है, ये लिंकर ऑर्गेनिज्म है जो एक्सटिंक्ट हो गया। तो ये 5 मास एक्सटिंक्शन हुए बेटा हमारी अर्थ पर। अब बात करें, वी आर फेसिंग द 6th मास एक्सटिंक्शन। 6th मास एक्सटिंक्शन अब चला हुआ हमारी अर्थ पर, कुछ सालों से ही चला है, ये लगभग 400-500 साल से हमारी अर्थ पर छठा मास एक्सटिंक्शन स्टार्ट हो चुका है। अब ऐसा नहीं मास एक्सटिंक्शन आज शुरू और कल खत्म हो जाता, इसको मिलियंस ईयर लगते हैं बेटा, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं एक्सटिंक्शन में। ये देखिए, आपको अगर एक बार फिर से मैं टाइम पीरियड के बारे में बता देता हूँ, जो एक्सटिंक्शन का टाइम पीरियड था, अगर इसको देखें, जो पहला मास एक्सटिंक्शन है ना ये भी इतना है, 450 मिलियन के आसपास हुआ था। 2-4 मिलियन ईयर इसमें लगते हैं एक्सटिंक्शन में। यहाँ पर देखिए, ये एक्सटिंक्शन यहां से लेकर और यहां तक है, तो 10-20 मिलियन मिलियंस ईयर, मतलब इसमें 10 लाख से 100 लाख साल के बीच का टाइम लगता है एक्सटिंक्शन में। ऐसे एक्सटिंक्शन नहीं होता कि एकदम से आज शुरू हुआ और कल खत्म हो गया। हाँ, डायनासोर वाला बहुत ही कम टाइम में एक्सटिंक्शन हुआ था। ये जो टाइम आप देख रहे हैं इसमें जो था ये एक्सटिंक्शन था, कि जब अर्थ पर ये डिजास्टर हुआ, जैसे ही हमारी अर्थ पर एस्ट्रॉइड टकराया, उसके कुछ हजारों या लाखों साल तक, 5-4 लाख साल तो फिर भी लग गए थे इसको एक्सटिंक्ट होने में पूरा। तो मास एक्सटिंक्शन ऐसे नहीं होते कि एकदम से स्टार्ट हुआ और 2-4 दिन में या फिर 1-2 महीने में एक्सटिंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको लाखों साल लगते हैं एक्सटिंक्शन को। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, जो 6th मास एक्सटिंक्शन हमारा चला हुआ है ये ऐसा नहीं है। 6th मास एक्सटिंक्शन बाकी सभी मास एक्सटिंक्शन से 100 to 1000 टाइम्स फास्ट है, 100 से 1000 गुना तेज है। अगर वो एक दिन में होने की चीज है कोई, अगर मान लो कोई चीज 2 दिन में हुई है तो उसका 2 गुना क्या है, एक दिन में हो जाएगी। ये 100 गुने की बात कर रहा है। अगर कोई एक्सटिंक्शन 1 मिलियन ईयर में हुआ है, 2 मिलियन ईयर में हुआ है, तो उसका 2 गुना फास्ट क्या है, 1 मिलियन ईयर में हो जाएगा वो। लेकिन बात करें हम 1000 गुना तेज, तो कुछ हजार सालों में ही एक्सटिंक्शन हो जाएगा ये कंप्लीट। अभी तो ये ऑनगोइंग है, अभी तो ये चल रहा है, ऑनगोइंग है, लेकिन इसको कुछ 400-500 साल हुए हैं स्टार्ट हुए, ये खत्म हो जाएगा कुछ 500 या 1000-2000 साल में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे स्पीसीज सारी जितनी भी होने वाली। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ह्यूमंस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन और ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्टली। तो ये 6th मास एक्सटिंक्शन है जिसमें ह्यूमंस सबसे मेन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, एक्सटिंक्शन के लिए। 1000 गुना तेज ही एक्सटिंक्शन चल रहा, और अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो एक्सटिंक्शन का जो प्रभाव होता है ना, जो स्पीसीज बच जाती है उन पर भी होता है। अगर मान लो 6th मास एक्सटिंक्शन में 70% 80% स्पीसीज हमने एक्सटिंक्ट कर दी अर्थ से, तो जो बच जाएंगी ना 20-25-30% स्पीसीज, उनको भी फेस करना पड़ेगा ये प्रॉब्लम, उनको भी फेस करना पड़ेगा। जैसे पहले मास एक्सटिंक्शन में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, अगर इस मास एक्सटिंक्शन में भी ऑक्सीजन की कमी हो गई तो हमें भी फेस करना पड़ेगा ये प्रॉब्लम। सेकेंड मास एक्सटिंक्शन के अंदर जो ओशियन लाइफ थी वो चेंज हो गई थी बिल्कुल, साथ में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही थी, उसको हम भी फेस करेंगे। आज के टाइम पर भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो क्या हम फेस नहीं कर रहे उसको, हमें भी फेस करना पड़ता। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम हैं, एक्सटिंक्ट ना भी हुए हम, लेकिन फेस तो हमें भी करना पड़ेगा 6th मास एक्सटिंक्शन। तो प्रॉब्लम सभी को आती है, जो एक्सटिंक्शन फेस करते हैं उनको तो आती है, जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज नहीं होती ना उनको भी फेस करना पड़ता है, तो प्रॉब्लम सभी को आती है।
तो जितना हो सके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं प्लांटिंग के साथ। प्लांट्स लगा सकते हैं जितने हो सके ज्यादा से ज्यादा। जो फैक्ट्री ऐसी हैं जो ज्यादा पोल्यूशन रिलीज करती हैं, उन पर कंट्रोल किया जा सकता है। दया हमारे अंदर आनी चाहिए सबसे जरूरी। तो ये 6 मास एक्सटिंक्शन थे बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और नए टॉपिक के साथ आएंगे, और तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। 6 के 6 मास एक्सटिंक्शन में आपने पढ़ा उनका टाइम पीरियड, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल रीजन, और कौन कौन सी मेन स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई थी, किस टाइम पीरियड के अंदर वो एक्सटिंक्ट हुई थी, और पूरा का पूरा हमारा टाइम पीरियड 500 मिलियन से लेकर आज कौन सा हेलोजीन तक जो चला हुआ है, वो सारा का सारा टाइम पीरियड हमने पढ़ा। मेन मेन स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हमने पढ़ लिया, कितने परसेंट स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई। तो चलिए मिलते हैं एक और नए टॉपिक पे, एक और नई वीडियो के अंदर। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें। किसी डाउट के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर या साथ में हमारे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।